चूहेदानी। दूधनाथ सिंह। गाड़ी चल पड़ी तो उसका मन हुआ प्लेटफॉर्म पर रुमाल हिलाते बसंत को बुला ले। उसके अगल बगल मुसाफिरों और विदा देने वालों का झुंड निकलता जा रहा था और वो भीड़ से बचता हुआ लगातार अपना रुमाल हिलाता जा रहा था। यहां तक तो उसकी जिद चल गई थी, लेकिन इसके बाद सुमिता ने कहा था कि वो उसे साथ नहीं ले जा सकेगी। उसके स्वर में कुछ ऐसा खिंचाव था कि बसंत अपना सामान क्लॉक रूम में ही छोड़ आया था। फिर गाड़ी जब तक नहीं चली, वो खिड़की के सींखचों से सर टिकाए चुपचाप खड़ा रहा। सुमिता कभी उसकी ओर देख लेती, फिर मुंह फेरकर दूसरी ओर बाहर देखने लगती। बसंत की नाक, उसके होंठ और चिबुक खिड़की से भीतर हो आए थे। खिड़की पर इस तरह खड़े होना उसकी पुरानी आदत थी। उससे पता नहीं कैसा कैसा होने लगता था सुमिता के मन में। वो कहता, मिस शर्मा, आ जाइए अंदर। नहीं, मैं जल्दी में हूं, बस यूं ही चला आया था। और वो तेज कदमों से चला जाता। अब वो कहां होगा? शायद सामान उठाकर किसी होटल में चला गया होगा। लौटने के लिए तो उसे कल सुबह एक दूसरी गाड़ी का इंतजार करना होगा। कल सुबह तक वो कहां होगी? मेरठ। फिर उसने चाहा कि नींद आ जाए और सुबह उठने पर सोम उसे स्टेशन पर खड़े मिल जाएं। वो कैसे मिलेंगे? क्या उन्हें कोई खबर है? और खबर होती भी तो क्या वो स्टेशन आते? तो फिर वो जा क्यों रही है? वो खिड़की से बाहर देखने लगी। खिड़की से बाहर अधर में सिर झुकाए बसंत जैसे कहीं चला जा रहा हो। भागती हुई रेल से बाहर दिखने वाले तार क्षितिज पर खिंची हुई पतली सफेद लकीरों की तरह लगते थे। हल्के नीले रंग वाला आकाश, पेड़, मैदान, पगडंडियां, बागीचे, गांव, अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियां, सब पनियाले कोहरे में डूबे हुए से। भागती हुई ट्रेन के साथ कोहरे की पट्टी भी जैसे दौड़ रही थी। कोहरे के बीच से कहीं पेड़ों की फुनगियां तो दिख जाती, लेकिन बीच का भाग घनी पट्टी के बीच ढका रहता, जैसे पेड़ का ऊपरी हिस्सा हवा में निराधार टंगा हो। यही दृश्य लगातार चलता जाता। फिर रात का सन्नाटा, छूटते हुए स्टेशन, कुलियों और मुसाफिरों का शोर, और फिर कोहरे में डूबा इंजन का सोला सा खांसता सा स्वर। उसने खिड़की से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। भीतर कहीं एक आकृति उभरी। लगा बसंत है। उसके होंठ सींखचों के भीतर बिल्कुल उसके गालों से सटे हैं। ठंड के कारण उसकी गर्म सांसों की भाप रह रहकर उसके चेहरे पर फैल रही है। उसकी बरूनियां गालों को सहला रही हैं और वो दोनों बाहों से खिड़की के सींखचों के साथ ही उसे जकड़े हुए टंगा हुआ चला आ रहा है। बाहों की जकड़ ढीली हुई नहीं कि वो चलती हुई रेल से नीचे। सोम की बाहें भी तो इसी तरह उठती थीं। बिस्तर पर लेटे लेटे वो दोनों बाहें उठा देते। वो लजाती लजाती उनमें ढल जाती। कई बार वो भागने को हुई तो उसने पाया कि वो बाहें उसे घेरे हुए हैं। लेकिन बसंत, उसकी बाहें? उसने उस आह्वान का प्रत्युत्तर कभी दिया नहीं। बसंत की बाहें उठती और फिर नीचे गिर जाती। शर्म से वो इधर उधर देखने लगता और हाथ पीछे बांधे जैसे वो अपनी उंगलियों की जकड़ छिपा लेना चाहता हो। उसकी अंतरंग आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर थी। वहां सोम का चेहरा था, वही एकदम मासूम, अनुभवहीन और शांत सा, साथ ही लंबी बाहों के घेरे, कुछ मोटे होंठ और छोटी सी चिबुक जो सारे चेहरे को अतिरिक्त कोमलता से भर देती थी। मां ने पहली बार उसे देखकर कहा था, ये तो कोई नार्सिसस लगता है। पहली बार वो देखने आए थे और खुद आंखें झुकाए बैठे रहे। कितनी सच निकली ये अनुभूति कि ये व्यक्ति जिस किसी को भी अपनी बाहों में एक बार समेट लेगा, उसे कितना गहरा सुख, नहीं दुख, यातना, अभाव की परिक्रमा, व्यर्थ में धरती की परिक्रमा। क्या कहे वो? कुछ कह नहीं सकती। समय जैसे सारे निर्णयों को डुबो ले गया। शादी के दूसरे दिन सुबह उसने चंद्रा से खूब घुलकर बताई थी बातें। एक एक घड़ी का विवरण उसने दिया था, एक एक पल का, आंखों की एक एक झपक का। उसने कहा था कि सिर्फ पागल हो जाना शेष है और मुझे लगता है कि मैं हो जाऊंगी। इतना सब कैसे संभलेगा? तुम ही बताओ ना चंद्रा। तुम जो पहली बुझाती थी वो मैं समझ गई हूं। दोनों सहेलियां एक दूसरे को जकड़े लेटी रहीं। थोड़ी देर बाद चंद्रा ने कहा, ऐसे भाग सबके नहीं होते। रानी, तुम खुश नसीब हो, लेकिन हमें भूल न जाइयो। हाँ हाँ, जरूर भूल जाऊंगी। मैं तो दुनिया जहान सब भूल जाऊंगी। कहकर दोनों खिलखिलाकर हंसी तो मां आ गई थी। रात भर में वो सिरस के फूल की तरह हल्की हो गई थी।
एक अनुभवी गृहिणी की भांति दिन भर वो माँ भाभियों के बीच डोलती हुई बात बात में दखल देती रही। एक ही रात का ये असर? वाह रानी जी, अब अरविंद की डिवाइन लाइफ नहीं रटोगी? बड़ी भाभी ने कहा था। हटो भी भाभी, मैं तो खुद ही डिवाइन लाइफ हो गई हूं। फिर उसने माँ को देखा। उसकी भेद भरी मुस्कान लक्ष्य कर उसने रूठने का अभिनय किया तो सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। वो भागकर अपने कमरे में चली गई थी। ससुराल में फूलों की सेज, तह पर तह, सारे तन मन में खुशबू, जैसे सारी जिंदगी में सुहाग रातें। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा था। इलाहाबाद की तुलना में मेरठ उसे एक मामूली सा कस्बा लगा था। स्टेशन में माधवनगर तक आते हुए सड़कों के तंग और संकरे घुमाव, दुकानों पर जलती हुई तेल की ढिबरियां या गैस बत्तियां, रास्ते में कहीं बिजली और कहीं तेल के पुराने लैंप पोस्टों के बीच अंधेरे उजाले के कई कई रंग, उसे सभी कुछ बड़ा प्यारा, शांत और निरीह सा लगा था। रात हुई तो चुपके से वो एक बार छत पे गई। छत से दूर दूर तक घने सांद्र पपीतों के बाग और उनके बीच से गुजरती हुई काली अंधेरी सड़क। पश्चिम की ओर चुंगी फाटक के पास ही एक बड़ा सा ईंटों का दरवाजा और उसी से लगा हुआ टूटी फूटी पुरानी नई कब्रों से इंच इंच भर भरा कब्रगाह। वो चुपचाप नीचे उतर आई। खिड़की से टिककर बाहर देखने लगी। कब्रगाह पर धीरे धीरे चांदनी फैलती और बादलों के पर्दे में गुम हो जाती। और इसी तरह 3 दिन और 3 रातें बीत गए। बसंत पहले बहुत पूछता था, इतने कम समय में ऐसा क्या मिल गया जो? अब नहीं पूछता। ऊपर से नीचे तक सुख भार से लदी, बेहोश, वो कभी अपने बाहर ताकती, कभी अपने भीतर। सारी दुनिया का अस्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। चारों ओर खाली सन्नाटा और एकांत, और उस एकांत में केवल 2 प्राणी, कोई रहस्यमय अर्थों से परे गीत का आलाप गुनगुनाते हुए। अब तो उसकी अनाम छाया भर है, वही उसे रोकती है, कातर या सबल बना देती है। वो अब स्वयं नहीं जान पाती चंद्रा से कही गई वो बात कितनी सच निकली। अब केवल पागल भर होना शेष बचा है। लेकिन क्या सच में उन्हीं अर्थों में? कुल 3 दिन ही तो बीते थे। वही दिन जिसमें उसे लगा था कि वो कई कल्पों से इसी तरह सुख में बेहोश, अजर अमर जीती चली आई है। वही 3 दिन जिन्होंने उसे ये यंत्रणा भोगने के लिए सचमुच अमर कर दिया। खिड़की से लगी बाहर की ओर ताकती वो दरवाजे से आते हुए सोम की आहट ले रही थी। बाहर कब्रगाह पर नीम की पत्तियां झर रही थीं और बीच बीच में पक्षियों का झुंड चहचहाकर चुप हो जाता, जैसे घोंसले में जगह की कमी हो। सभी को नींद आ रही है। कोई किसी को ठेल ठूल देता है तो नींद टूटने के कारण वो झल्ला कर कुछ कहता है, फिर तू मैं होती है और फिर सब शांत। बचपन में वो सब भाई बहन इसी तरह करते थे। तब माँ आ जाती थी। उसे याद आया। तभी उसने आहट से जाना कि सोम आकर पीछे पलंग पर बैठ गए हैं और अब वो अपनी बाहें फैलाएंगे। अब उससे इंतजार नहीं हो सका। वो पीठ के बल ही उनकी गोदी में लुढ़क गई, आंखें मूंद ली और इंतजार करने लगी। मुझे ठंड लग रही है, उसने कहा। एक पल बाद कोई जवाब न पाकर उसने आंखें उठाकर देखा और एकदम चौंक कर उठ बैठी। सोम का चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखें सुलग रही थीं। नथुने फड़क रहे थे और होठों के कोनों में हल्की सी झाग निकल आई थी। वो इस तरह बाहर की ओर देख रहे थे जैसे कुछ सुना ही न हो। क्या हुआ? किसी से लड़कर आए हो क्या? उसने उसका चेहरा पकड़कर घुमा दिया। उन्होंने एक बार उसे घूर कर देखा और एक धक्के से उठाकर अलग कर दिया। धक्का इतनी जोर से दिया गया था कि वो बिस्तर पर लुढ़क सी गई। फिर भी वो कुछ नहीं बोली, उठकर बैठ गई। फिर उसने लिहाफ खींचकर अपने पैरों पर डाल लिया और एकाएक जब उससे रहा नहीं गया तो बाहों में चेहरा ढककर वो फपक पड़ी। क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों? उन्होंने उसकी बाह जोर से पकड़ ली और वो चुपचाप उन्हें देखती रही। तुम औरत हो ना? ये सब कहां से आता है? तुम जानती हो? नहीं, तुम नहीं जानती। क्या हो रहा है? ये सब नहीं चलेगा, समझी? उफ़ो। और उन्होंने एक धड़ाके के साथ खिड़की बंद कर दी। फिर न जाने क्या समझकर फिर खोल दी। फिर सारी खिड़कियां खोल दी, दरवाजे खोल दिए और कुछ एक पल खिड़की की छड़ पकड़े बाहर कब्रगाह की ओर ताकते रहे। फिर पास आकर बोले, जानती हो मतलब? बोलो, जरूर जानती हो। क्यों नहीं जानती? क्यों क्यों? उन्होंने उसकी बाह पकड़कर उसे उठाना चाहा। फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
मैं जानता हूं, मैं। उन्होंने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, दुनिया की जितनी बच्चलन औरतें हैं वो अपने पतियों को उतना ही ज्यादा प्यार करती हैं। जिसकी यारी जितनी गहरी होगी, पति के लिए उसके प्यार का नाटक उतना ही गहरा और सफल होगा। मैं सच नहीं बोल रहा? बोलो। मैं सब जानता हूं। पता नहीं चलता? इतना फरेब, इतना नाटक, इतना पाप इस नन्हे से जिस्म में आ कहां से जाता है, समाता कैसे है? बोलो। सब समझता हूं मैं। बाहें छोड़कर वो धम से पलंग पर बैठ गए। उसने सोचा अब वो शांत हो गए। समझ में तो उसकी कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं देखूंगा, कहते हुए सहसा वो तनकर खड़े हो गए। कहां जज्ब करती हो तुम लोग? उन्होंने उसे पकड़कर पहले उठाया और फिर पलंग पर पटक दिया। वो टुकुर टुकुर उनका मुंह देखती रही। साड़ी उन्होंने खींचकर अलग कर दी। ब्लाउज के बटन एक झटके से चटचटाकर खुल गए। यहां? उसने कुछ नहीं कहा। उसके पेट और वक्ष स्थल पर खरोंचों से खून छलछला गया। हटाओ हाथ। यहां, यहां। और उसने जगह जगह उसे चिकोटना शुरू किया। तड़ाक 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 उसके दोनों गालों पर 3-4 तमाचे जड़ दिए। बोलो, बोलो। बोलती क्यों नहीं? नहीं बोलोगी? उसने तकिए में अपना मुंह गड़ा लिया। नहीं बोलोगी? देन आई विल शो यू। लेट मी हैव माई पिस्टल। उन्होंने अलमारी की ओर देखा। नो, इट्स नॉट हियर, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। आई एम जस्ट रिटर्निंग माई लिटिल डार्लिंग। हैव पेशेंस। डोंट लूज योर करेज। वो चुपचाप उठकर दूसरे दरवाजे से नीचे आई और उसने सास को जगा दिया। दौड़ धूप शुरू हुई। 2 आदमियों ने पकड़कर उन्हें जबरदस्ती लिटाया। डॉक्टर आया और फिर थोड़ी ही देर बाद सोम के चेहरे पर वही शांत और निरीह भाव लौट आया, जैसे वो बहुत थक गया हो और सोना चाहता हो। सब लोग डॉक्टर के साथ बाहर जाने लगे तो सास ने उसे चलने के लिए इशारा किया। उसने कह दिया कि वो थोड़ी देर में आएगी। फिर वो सोम के सिरहाने आकर चुपचाप बैठ गई और उनके बालों में उंगलियां फेरने लगी। फिर जैसे एक कोहरा सा छटने लगा और आंखों से मौन आंसू की लड़ियां बंध गईं। अब क्या होगा? क्या होगा अब? तभी उसने सुना डॉक्टर बरामदे में कह रहे थे, मिस्टर गौर, द एक्सपेरिमेंट हैज बीन टोटली अनसक्सेसफुल। उस एक क्षण में वो जड़ हो गई। उसके हाथ जहां के तहां रुक गए। एक्सपेरिमेंट? उसे लगा कि वो चीख पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट? सोम के माथे को हल्का सा झटका देकर वो उठ गई। उसका मन हुआ कि सोम का पिस्टल उठाकर वो बाहर खड़े सभी लोगों को एक एक करके गोली मार दे। उसने सोचा कि बस इसी क्षण चल देगी, चाहे रात उसे किसी होटल में ही बितानी पड़े या फिर कहीं और। उसने घूम कर देखा तो सोम की दोनों बाहें उसकी ओर उठी हुई थीं। आंखों से 2 बूंद दोनों तरफ गालों पर बह आई थीं और वो एक असहाय बच्चे की तरह उसकी ओर देख रहा था। उसके भीतर से उमड़ उमड़ कर कुछ अटकने सा लगा। उसकी इच्छा हुई कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, भूचाल आए या कुछ भी हो जाए, सोम उसे गोली ही मार दे। वो चुपचाप दांतों से होठों को दबाए कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियां उतरते हुए उसने एक बार पीछे घूम कर देखा। वो सोच नहीं सकी थी कि सोम अगर दरवाजा पकड़े, खड़े खड़े उसकी ओर देख रहे होंगे तो वो क्या करेगी। लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर शायद फिर उन्हें दौरा आ गया था। कुछ लोग उन्हें पकड़े हुए थे। उनकी चीख सारे बंगले में गूंज रही थी, साली कुतिया कमीनी, थू। खिड़की से टिके टिके जाने उसे कब नींद आ गई। हड़बड़ाकर जब वो उठी तो उसने पाया कि सुबह हो गई और गाड़ी मेरठ पहुंचने वाली है। स्टेशन पर उतरते ही वो सिहर गई। वो छोटा सा स्टेशन था, बिल्कुल वैसा ही, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। यही वो शहर है जहां वो अपने आप को दफन कर गई थी। उसने सोचा और कुली से सामान उठवाकर स्टेशन से बाहर आ गई। यहीं उस बार उसकी सास खड़ी थी और साथ ही कितने अजनबी लोग जो उसे देखने और स्वागत के लिए उपस्थित थे। दुकानें वैसी ही थीं, तो क्या वो सीधे माधवनगर चली जाए? इसी पशुपेश में वो रिक्शे पर बैठ गई। किसी होटल में चलेंगे, समझे, कहकर वो चुप हो गई। दोपहर बीत गई थी। होटल की छत पर धूप में एक दरी बिछाकर वो लेटी हुई थी। धूप माथे पर कुछ तीखी लगने लगी तो उसने नौकर से कहकर एक खाट खड़ी कर ली। ऊपर आसमान में काफी ऊंचाई पर चीलों के गिरोह भांवरे ले रहे थे। गहरे नीले आकाश में सफेद बादलों के चकत्ते पैबंद की तरह कहीं कहीं उभरते और फिर गुम हो जाते। फिर सहसा आकाश की अथाह गहराई में से कहीं एक सफेद टुकड़ा प्रकट हो जाता
और हवा के इशारे पर झिलमिलाता हुआ सरकने लगता। बेकार है तेरा यहां आना, तेरे मन में तो कुछ भी नहीं सुमित, वो बार बार अपने आप से कहती। और फिर वो कैसे मिलेगी? क्या कहेगी कि वो यहां क्यों आई है? क्या वो संयत रह सकेगी? जो भी हो वो पूछेगी। सोम की छाती पर मुक्के मार मार कर पूछेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे ऐसा क्यों बना दिया? तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? और सोम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जो भी हो, उसने सोच लिया कि वो मिलेगी जरूर। फिर क्या? अब और क्या शेष रह गया था? इन 7 वर्षों में चुप चुप तलाक भी हो गया। उस वक्त सोम पागल खाने में थे। हस्ताक्षर करते वक्त वो वहीं फूट पड़ी थी। नहीं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती। उसका मन होता कि वो सोम को पागल खाने जाकर देख आए। फिर उसने रिसर्च पूरी की। पापा ने कहा कि कुछ कर ले, तो उन्हीं की सिफारिश पर उसने प्राध्यापिका का पद भी स्वीकार कर लिया। उसके दूसरे दिन उसने पापा को चिट्ठी लिखी थी। पापा, मुझे अब और कुछ करने के लिए मत कहना, मैं ठीक हूं। वहीं रहते हुए उसे चंद्रा से खबर मिली कि सोम अच्छे हो गए हैं और उन्हें नौकरी पर फिर से बहाल कर लिया गया है। उसे संतोष हुआ था और उसने सोचा था कि एक बार बिना किसी को बताए वो मेरठ चली जाए और उन्हें देख आए। लेकिन उनके जरा सा भी डिस्टर्ब होने की कल्पना से ही वो कांप उठती और उसका जाना रह जाता। इसी पशोपेश में एक दिन चंद्रा की चिट्ठी आई। लिखा था, सोम ने फिर से शादी कर ली है। वो सन्न रह गई। सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने चंद्रा को तार दिया कि ये खबर कहां तक सच है। जवाब में चंद्रा ने लिखा कि यहां सभी को पता है। साथ ही एक साप्ताहिक में उसने सोम और उस लड़की की तस्वीर छपी हुई देखी है। तस्वीर की कटिंग वो भेज रही है। तस्वीर देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कई बार स्टूल पर कोने में रखी सोम की तस्वीर से वो मिलान करती और देखती रह जाती। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे, अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करे। चुपचाप वो बाहर निकल आई। कुछ लड़कियां उसके साथ रोज न्यू साइट तक घूमने जाया करती थीं। उसने सभी को मना कर दिया। दुनिया की किसी भी घटना या अघटना पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ भी संभव है यहाँ, और सब कुछ असंभव। विशेषकर जिसे अनहोना समझा जाता है वो तो घटित होकर ही रहता है। उसे लगा कि किसी ने तुम्बी लगाकर उसका रक्त चूस लिया और एक कठपुतली की तरह निर्जीव, अनुभूतिहीन वो चुपचाप चली जा रही है। हॉस्टल में वो काफी देर से लौटी थी। कई लड़कियां दरवाजे पर बैठी फुसफुसा रही थीं। और कोई दिन होता तो वो डांट देती, लेकिन आज वो कुछ नहीं बोली। उसे लग रहा था कि वो इन सब से गई गुजरी है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं। अंदर आकर वो लेट गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में देखते हुए उसके भीतर एक मरोड़ सी उठने लगी, जैसे सीखचों के बाहर की हर चीज पराई हो गई हो। उसकी इच्छा हुई कि हाथ बढ़ाकर बाहर अंधेरे में डूबी हुई सारी हरियाली और झरझराती हवा को अपने अंदर खींच ले। फिर उस रात बेदम सी करवटें बदलती हुई न जाने किसी अनदेखे को सुनाकर वो करहाती और छटपटाती रही। सुबह उठी तो उसे लगा कि जैसे किसी पराये देश में जागी है। रात भर में ही जैसे सारा जीवन खिड़कियों की राह से सरक कर गुम हो गया हो, जैसे अंदर का सब कुछ निचुड़ कर बह गया और उसका सूखा हुआ कंकाल एक मूर्ति की तरह खिड़की पर बिठा दिया गया। हाथ मुंह धोते वक्त वो न जाने किसी दूसरी अनहोनी का इंतजार करती रही। घंटों बाथरूम के फर्श पर बैठी ठिठुरती रही। डाइनिंग हॉल में गई तो उससे कुछ खाया नहीं गया। कौर मुंह में डालते ही उसे उल्टी सी आने लगती। वो छोड़कर उठाई। फिर उसे महसूस हुआ कि वो इस कमरे में एक क्षण भी नहीं रह सकती। जल्दी जल्दी उसने कपड़े बदले और वो यूनिवर्सिटी चली गई। क्लास में जाते वक्त उसे लगा जैसे सभी उसी को देख रहे हैं। उसकी पीठ पर, बाहों पर, आंखों में, भवों में सब कुछ लिखकर जैसे टांक दिया गया हो। क्लास खत्म होने पर उससे वहां रहा नहीं गया। स्टाफ रूम की ओर जाने के बजाय वो पैदल ही हॉस्टल चल पड़ी। कमरे का ध्यान आया तो उसने सोचा कि अब कहां जाए। फिर अपने आप न्यू साइट की ओर मुड़ गई। धीरे धीरे दिन डूब गया। हल्की सी ठंड गहरा गई थी। अंधेरा उठने लगा। उस अंधेरे में क्षितिज की रेखाएं तोड़ते हुए निशब्द पक्षी थे। बादलों के नन्हे नन्हे छल्लों में लाल मछलियां थीं। कहां दूर ट्रेन की लयात्मक टूटी हुई आवाज। सब कुछ कितनी तेजी से टूट रहा था। हवा रुकती हुई सी लग रही थी और उसके फेफड़े बेदम हो रहे थे।
पूरब की ओर झील में लाल कमल मुंद रहे थे और दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे टीलों, घाटियों और खेतों के बीच कंकरीले रास्तों, पगडंडियों और खाइयों में अंधकार भरता जा रहा था। वो घास में मुंह के बल लेट गई और फपक फपक कर बच्चों की तरह रोने लगी। सन्नाटे में उसका सिसकना साफ साफ सुनाई दे रहा था, जैसे बच्चा आधी रात को मां को बिछौने पर न पाकर डरता हुआ धीरे धीरे सिसकने लगता है। उसकी मुट्ठियों में नुची हुई घास भर गई थी और उसी तरह मुंह के बल पड़ी हुई वो न जाने कब सो गई। छत पर की धूप न जाने कब की सरक गई। सांझ हो आई थी। चीला हवाएं बदन चीरती हुई सरसराने लगी थीं। ठंड के कारण आसमान अजीब ढंग से सिकुड़ा हुआ सा लगता था। चारों ओर घरों और बाजों चुर्रियां सी उतर रही थी और वो उठ खड़ी हुई और होटल के लड़के से रिक्शा बुलाने को कहकर कमरे में चली गई। उसे कपड़ों का ख्याल आया कि वो क्या पहन कर जाए। इतने भयावह दुख में भी वो अनुभूति उसे सुख से आद्र कर गई, जैसे सोम कहीं इंतजार कर रहे हों। अभी भरे भरे मन से जाकर उनसे लिपट जाना हो। रिक्शे पर चलते हुए उन सभी जगहों की धुंधली सी तस्वीर साफ हो गई, लेकिन परिचय का वो स्तर बदल गया। अभिभूत होकर डूब जाने के वो विस्मय भरे एकांत अब कहां। संकरी गलियों में हाथ करगे घर घर करते हुए चल रहे थे। जहां तहां डिबरियों की रोशनी या बिजली की हंसी ओढ़े शाम झिलमिला रही थी। सड़क पर ही वो रिक्शे से उतर गई। सामने वही हापुड़ नौचंदी की चुंगी, उसी ओर वो बड़ा सा फाटक और फिर हापुड़ की ओर जाती हुई वो अंधेरी सड़क। उस खिड़की से ये सब दिखता था। अचानक वो सिहर गई और उसने शॉल खींचकर बाहों को ठीक से ढक लिया। वो सड़क छोड़कर गली में आ गई। मकान के चबूतरे पर चढ़ते ही उसकी धड़कनें बढ़ गईं। भीतर रोशनी झलक रही थी। सामने वाली खिड़की खुली थी। दरवाजे पर लगी सफेद कॉल बेल चमक रही थी। उसके हाथ कॉल बेल को दबाने ही जा रहे थे कि अंदर से सोम के ठहाके की आवाज सुन गई और वो सहमकर कांप गई। क्या एक बार की गहरी पहचान इंसान को कभी नहीं भूलती? खिड़की की राह उसने देखा कि सोम एक नन्ही सी बच्ची को आकाश में उछाल रहे हैं। बच्ची रोती जा रही है और मान नहीं रही। पत्नी फर्श पर बैठी हुई एक दूसरे बच्चे को कुछ खिला रही है। उसकी पीठ खिड़की की ओर थी। क्षण भर को सोम की बात भूलकर पत्नी की पीठ को वो एक टक देखती रही। उसने चाहा कि एक बार वो उस स्त्री का मुंह देख ले। सोम का चेहरा भी दूसरी ओर था और उनके कंधे पर चीखती हुई बच्ची का आंसुओं से तर गोल मटोल मुखड़ा भर दिख रहा था। अचानक उसे ये सब कुछ बहुत अटपटा सा लगा। उसने घूमकर पीछे गली में देखा। आते जाते लोग उसे इस तरह खिड़की से झांकता देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो दुबले नहीं दिख रहे थे। सोम के कंधे और भी पुष्ट और चौड़े हो गए थे और कमर कुछ मोटी लग रही थी। यही देह कभी अपनी कितनी अपनी थी, जिसने उसे इस तरह पागल बना दिया था। उसने सोचा और एक क्षण को फिर उसने देखना चाहा कि बच्ची खिलखिला रही थी और वो झुककर लगातार पत्नी के गालों को चूम रहे थे। वो जल्दी से नीचे उतर आई और गली में यूं चलने लगी जैसे यहीं कहीं रहती हो। सड़क पर आकर उसने इधर उधर ताका। कोई रिक्शा आसपास दिखाई नहीं पड़ा। चुंगी फाटक पार करके वो आगे बढ़ गई। कुछ दूर अंधेरी सड़क पर चलने के बाद वो नौचंदी के बड़े वाले मैदान की ओर मुड़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रही है। उसे स्वयं अपने चलने की यादगार भी भूल गई थी। अचानक उसने अपने आप को कब्रगाहों के बीच में पाया। पलाश और झाऊ के झारखंडों के बीच पुरानी हुई कब्र उसके पांव के नीचे थी। पहली बार यहीं पर उसे शक हुआ था। सूरज कुंड की ओर से घूमते हुए सोम और वो ठंडी रात में यहां आए थे, तब उसे कितना डर लगा था। और अब क्या तुम्हें डर लगता है? उसने खुद से पूछा। इससे ज्यादा डर तो उसे सोम की खिड़की पर खड़े खड़े लगा था। कैसा डर? चलते चलते कभी वो एक धसी हुई कब्र में हो जाती और फिर किसी दूसरी कब्र पर चढ़कर उसे पार करना होता। वो खड़ी हो गई और पगडंडी का अंदाजा लगाने लगी। कुछ दूर पर उसने एक छोटी सी मस्जिद देखी। भीतर कोई नन्हा सा दीपक बाल गया था। हवा की सेहरन से सूखे पत्ते खड़खड़ाकर उठते और फिर सब शांत। पलाश और झाऊ के झारखंडों के बीच से अजीब अजीब कलूटी आदिम अनदेखी आकृतियां उभरने लगी। क्या वो जिंदा है? दफन तो नहीं हो गई? क्या उसका जिस्म उसकी कब्रगाह नहीं? कब्रगाह जिसे वो सौंपना चाहती है कि कोई उस पर फूल चढ़ाए, फिर भी वो नहीं सौंप पाती। एक नरई बनी हुई वो कब्र पर बैठ गई।
उसकी इच्छा हुई कि वो यहीं लेट जाए और कोई उसके ऊपर मिट्टी डाल दे। उसका मन वितृष्णा से भर आया। कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता। वो किसी को भी दोष नहीं देती, पापा को भी नहीं। क्या वो सब कुछ किसी के भी वश में है जो किसी दूसरे को सुखी कर सके? ऐसा चाहा जा सकता है, लेकिन चाहने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता। पिछले 7 वर्षों से वही कमरा, वही रातें, जिसमें एक पल को भी वो जगी रहना नहीं चाहती। लेकिन नींद, आंख झपकते ही वो चिहुक कर बैठ जाती है, जैसे कोई सांस चुरा ले भागने की फिक्र में दरवाजे पर घात लगाए बैठा हो। वो झट से बत्ती जला देती। कहीं कुछ भी तो नहीं। भीतर इतनी थकान और इतना दबाव, हाथ पैरों के जोड़ों पर त्वचा के नीचे नसों का धड़कना साफ साफ दिखाई देता। तकिए पर कानों की राहत धुकधुकी सुनते सुनते वो ऊब जाती, करवटें बदलती, फिर बदलती। पर नींद में सपनों के अंबार हर करवट पर किसी विराट सपने के भयावह खंड टूट टूट कर जुड़ते जाते। सुबह उठने पर वो शाम से भी ज्यादा थकी होती। सारे बदन में केवल नसों का धड़कता सा जाल महसूस होता। बीच बीच में कभी कभी माँ आकर एकाध हफ्ते के लिए रह जाती। पिछली दफा उन्हें पता चल गया था। जब भी सुबह वो इनो का ग्लास मंगवाती है तो वो समझ जाती। माँ केवल चुपचाप देखती और होंठ दांतों तले दबाए चुपचाप चली जाती। वो मनाती, कुछ नहीं माँ, वो नींद नहीं आती ना इसलिए। वो लिपट जाती, तू नींद की गोलियां क्यों नहीं रखती? और किसी दिन जो मैंने एक साथ कई गोलियां खा ली तो माँ आंसू पहुंचती हुई चौके में चली जाती। तू बस नौकरी छोड़ और चल दे, वो कहती। उसका मन होता कि पूछे, कहाँ माँ, कहाँ चलूं मैं? लेकिन वो चुप रह जाती। यूनिवर्सिटी जाने लगती तो माँ कहती, देख बेटा, देर न करना। वो हमेशा भरभराई हुई सी दिखाई देती। धर्मशाले के पीछे एक छोटी सी जगह थी। बुढ़िया को वो भाभी कहती। बर्फ में रखी हुई बियर की बोतल निकालकर खुद ही रख लेती। भाभी पकौड़े और पापड़ भून लाती, तब तक वो कॉकटेल बनाती। फिर थोड़ी देर बाद आवाजें दूर दूर लगने लगती और सारा माहौल, लोग, भीड़, सवारियां, सब कुछ बहुत दूर हो जाते। अपनी आवाज भी जैसे काफी दूर से बोली गई लगती। जल्दी लौट आने पर माँ भी समझ जाती। माँ, पापा से मत कहना मैं इतनी गिर गई हूं। और फिर माँ बेटी दोनों फूट पड़ती। तू किताबें क्यों नहीं पढ़ती? माँ कहती। सारी किताबें मुझे चिढ़ाती है माँ, सब जगह मेरी ही बातें लिखी हैं। वो खिलखिला पड़ती। माँ चौंक कर उसे देखती रह जाती। फिर माँ के चले जाने के बाद वो उसी तरह असहाय हो जाती। घंटों बिस्तर पर, फर्श पर या दरवाजे की संधि पर उकड़ू बैठी रहती। सूने दिन या रात के एकांत में उसे लगता कि कोई आवाज दे रहा है, सुमित। वो चौंक कर चारों ओर देखती रह जाती। नहीं, ये भ्रम है। ऐसी बातों पर उसे कतई विश्वास नहीं होता। बारिश का होना, पहाड़ियां, खेतों में संध्या के आलोक का बुझना, रातों का ढलना या दिन की तीखी धूप, सब में उसे एक भयावह छाया नजर आती। उसे फिर वही आवाज सुनाई पड़ती, सुमित। वो घूम कर चारों ओर तकती और एक अजब से सुख भाव से बोल पड़ती, बोलो। फिर वो सन्नाटे की उसी आवाज का इंतजार करती। ऐसे ही क्षणों में पेंट की जेबों में हाथ ठूसे बसंत कभी कभी दिख जाता। बहुधा क्लास से लौटते वक्त वो स्टाफ रूम की खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता। मिस शर्मा, जैसे नींद सी टूटती। वो कुर्सी घुमाकर उसे देखती रह जाती। आ जाइए ना अंदर, क्लास है। वो खिड़की से छड़ पकड़े मुस्कुरा पड़ता। उसकी नाक, होंठ और चिबुक खिड़की के भीतर आ जाते। वो थोड़ी देर तक खड़ा रहता और फिर चला जाता। उस दिन सारी रात उसने निश्चय किया था। डर लगता रहता था कि कहीं नशे में तो वो ऐसा नहीं सोच रही। सुबह मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने बसंत को आवाज दी। पहले उसके हाथ उठे, फिर वो पीछे हाथ बांधे आकर मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया और बोला, आज आप खुश दिख रही हैं, चलिए थोड़ा घूम आए। उसने बात को बदलते हुए कहा। सड़क छोड़कर वो ऊंचे नीचे रास्तों पर हो लिए। टीले पर चढ़ते वक्त एकाध जगह बसंत ने हाथ बढ़ाना चाहा तो उसने ऐसे जताया कि जैसे देखा ही नहीं। एक जगह कुछ चौड़ी सी खाई थी। बसंत फिर अपना हाथ बढ़ाकर खड़ा हो गया। एक पल के बाद उसने हाथ पकड़ लिया और खाई पार कर गई। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर वो बैठ गए। सूरज डूब रहा था। बसंत का चेहरा सूर्य के लालिम रंग में भींचकर एकदम सुर्ख हो रहा था। एकाएक न जाने रह रहकर उसे सोम का चेहरा याद आया। क्यों ऐसा है? क्यों किसी भी एकांत में सोम की मुद्राएं घेराती हैं? उसने सिर झटक लिया।
सुमित प्लीज, उसने मन ही मन खुद को कहा। ठीक है, बाद में जो भी कह लेना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बसंत से आंसू छुपाने के लिए उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया और उसकी इच्छा हुई कि वो उठ चलने को कहे। सब बेकार है। ठंड काफी है ना? बसंत ने तभी कहा। उसकी दोनों बाहें ऊपर आसमान की ओर उठी हुई थीं। आपने पुलोवर नहीं पहना? उसने कहा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, बसंत बोला। फिर दोनों चुप हो गए। बसंत रह रहकर कोई पत्थर उठाता और नीचे खाई की ओर लुढ़का देता। कभी लड़खड़ाते हुए पत्थर की आवाज सुनाई पड़ती, कभी नहीं। एकाएक उसने करवट घूमकर अपनी एक बांह बढ़ाकर संपूर्ण रूप से उसे खींच लिया। वो शायद उठकर चलना चाह रही थी। उस अप्रत्याशित से कुछ भी नहीं समझ पाई। बसंत ने उसे और भी जोर से चिपटाते हुए कहा, आप उन्हें बहुत चाहती हैं ना? उससे कुछ जवाब देते नहीं बना। सोम, एक अकेला व्यक्ति, उसकी सारी प्रकृति, संपूर्ण मन, देह और आत्मा में बिछा हुआ। क्या अधिकार है, किसी को भी क्या अधिकार है कि वो अपनी आत्मा को इतना निरीह बना दे? वो कहना चाहती थी कि ना, मैं उस शख्स से बेहद नफरत करती हूं, ना, मैं बेहद स्वतंत्र हूं, मैं बिल्कुल अकेली हूं और अकेली बनकर दिखा सकती हूं, तुम मुझे कहीं भी ले चलो। लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। कितनी बड़ी बात है ये, बसंत ने कहा। कितनी बड़ी बात है? ना बसंत, उसने कहना चाहा, ये एक भयानक मौत है जिसे तिल तिल करके महसूस करना होता है। कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी उम्र ज्योतिष के अनुसार कितने वर्ष है, तो मैं उससे पूछने को कहूंगी कि तुम्हारी मौत ज्योतिष के अनुसार अभी कितने वर्षों तक चलेगी। बसंत, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, नहीं चाहती ये पतिव्रय और प्रेम का बड़प्पन। मैं पाप करना चाहती हूँ, गिरना चाहती हूँ। मैं सीता, सावित्री, दमयंती, राधा कुछ भी नहीं बनना चाहती। मैं जानती हूं कि मैं पुण्यात्मा नहीं हूं, दुख पाना कोई पुण्य कर्म तो नहीं। लेकिन वो एकदम चुप थी। कितना अजीब है ये संसार, है ना? बसंत ने उसी तरह कहा। जो एक बार सुख से सजा देता है, वो अपना दिया वापस नहीं ले जाता। यूं कहे कि ले जा ही नहीं पाता, और उसे लौटाने का अधिकार दाता को रह नहीं जाता। और फिर उस सुख की बाढ़ में हम आजीवन ऊप चूप होते रहते हैं। फिर क्या होता है? शायद कुछ भी नहीं हो पाता। कुछ सुख ऐसे ही होते हैं जो हमें सदा के लिए पागल कर देते हैं। ये कहकर वो खो सा गया। एकाएक उसके भीतर कोई चीज लड़खड़ाने लगी। उसने एक झटके से अपने को अलग कर लिया और खड़ी हो गई। ये हो क्या गया? उसने क्या कर दिया? उसकी इच्छा हुई कि खूब जोर से चीखे, नहीं सोम नहीं। भरभरा कर आंसू निकल आए। बसंत भी उठकर खड़ा हो गया और धीरे से उसने उसकी बांह छुई। क्या हुआ मिस? आप यहां से जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, जाइए। उसने बांह झटक दी जैसे वहां बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बसंत ने एक बार कहना चाहा, तभी उसने आंखें उठाई। फिर वो कुछ नहीं बोला। उसके हाथ वैसे ही पीछे बंधे हुए थे जैसे अपनी अंगुलियों की जकड़ छिपा लेना चाहता हो। बगल की झाड़ी में हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। वो चौंक गई। हवा के झोंके में पत्तियां जमीन पर घिसट रही थीं। वो उठ खड़ी हुई। झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाती हुई वो नौचंदी के बड़े वाले मैदान में निकल आई थी। बड़े बड़े टिन के शेड्स में अंधेरा और भी घना हो रहा था। चलती हुई बड़े फाटक से निकलकर वो फिर सड़क पर आ गई। सोम का मकान वहां से दिख रहा था। पीछे वाली खिड़की खुली थी और रोशनी के दायरे में कोई नारी मूर्ति बालों में कंघी कर रही थी। फिर खिड़की बंद हो गई। रिक्शों को ताकती वो आगे बढ़ रही थी। अभी उसने देखा कि दरवाजा खुल गया है और वो ही नारी मूर्ति एक बच्चे को उंगली पकड़ाए सड़क की ओर चली आ रही है। वो जहां की तहां खड़ी रह गई। स्त्री ने सड़क पर आकर एक बार पीछे की ओर देखा और फिर बच्चे को उठा लिया। सारे साज सिंगार के बावजूद वो विशेष सुंदर नहीं लग रही थी। फिर भी देह उसकी भरी पूरी थी और चेहरा भावहीन। तुलना में उसने अपने आप को एक बार परखने की कोशिश की तो लगा कि उसका चेहरा अमरा गया है और आंखें धंस गई हैं। सारी देह का रक्त मांस सूख गया है और कपड़ों के भीतर वो किसी तरह अपने कंकाल को छिपाए लड़खड़ाती हुई चल रही थी। तभी दरवाजे के बाहर सोम का लंबा तगड़ा शरीर प्रकट हुआ। एक और हटकर वो चुपचाप उन्हें सड़क की ओर आते देखती रही। 2-4 कदम चलकर वो खड़े हो गए और एक सिगार सुलगाने लगे। कश खींचते ही सिगार की आंच में उनका चेहरा दमक कर
फिर से अंधेरे में ओझल हो गया। होटल लौटकर वो बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गई। गहरी नींद में उसे लगा कि कोई उसके हाथ की उंगलियां जीभ से चाट रहा है। उसकी एक बांह लिहाफ के बाहर पड़ी पड़ी एकदम सर्द हो गई थी। सिहर कर वो जाग गई। अंधेरे में कोई आहट नहीं थी। उसने बेड स्विच जला दिया। कमरा ठंड से सिकुड़कर और भी छोटा लग रहा था। एक कोने में गर्द से भरी हुई एक चूहेदानी रखी थी। लगता था महीनों पहले किसी मुसाफिर की शिकायत पर होटल मैनेजर ने चूहेदानी रखवाई होगी। होटल की खस्ता हालत और जिंदगी से ये जाहिर था कि किसी ने चूहेदानी को फिर हटाने का कष्ट नहीं उठाया था। उसने देखा कि एक चूहिया महीनों पहले शायद चूहेदानी में फंस गई थी। उसका शरीर एकदम सूख कर कांटा हो गया था और चूहेदानी के सींगचों पर अपने अगले 2 पैरों को रखकर थूथने को बाहर निकालते हुए उसने निकलने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन उसी मुद्रा में लड़ते लड़ते वो सूख गई। चूहेदानी के बाहर एक बड़ा सा चूहा सशंक नेत्रों से कभी उसकी ओर देखता और कभी अपने दोनों अगले पांव ऊपर उठाकर थूथन से चूहिया का थूथन हिलाता। उसने मुंह फेर लिया, बत्ती बुझा दी। करवट बदलते वक्त तख्त पर बावजूद बिस्तर के उसे कूल्हे की हड्डियां गड़ रही थीं।